Good morning, students. Next part of an apply across the three continents on page number 66, that is economic expansion. एम्पायर के अंदर इसके पहले हमने देख चुका था कि अलग अलग जेंडर लिटरेसी कल्चर या थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक एक्सपांसन में। रोम में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। यहाँ पे हार्बर्स थे। हार्बर्स का मतलब जो समुद्र किनारे बंदरगाह जिसको कहते हैं, जहाँ जहाज आती होती जाती है। माइंस हुआ करते थे, क्वारीज होते थे, ब्रेकयार्ड्स एंड ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज थे। यहाँ पे ये तो हो गई आपके दूसरी चीज़ें। और जैसे वीट वाइन एंड ऑलिव ऑयल, ये खाने वाली चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा इसका बिजनेस होता था। वीट आप समझते हैं, वाइन समझते हैं, और ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। कंज्यूम्ड इन ह्यूज, क्योंकि रोमन एम्पायर में प्रोस्पेरिटी थी, इसीलिए लोग जो है इन चीज़ों का कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा करते थे। दे केम लेस दे केम मेनली फ्रॉम स्पेन। स्पेन एक इसमें सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर था, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जमीन जो है वो काफ़ी इसके लिए अच्छी थी। लिक्विड्स लाइक वाइन वाइन एंड ऑलिव ऑयल वेयर ट्रांसपोर्टेड इन इसके लिए कंटेनर्स बनाए गए थे, जिसमें से शराब और जैतून के तेल जो है वो रोम के अलग अलग हिस्सों में इनमें भेजा जाता था। और ये स्पेन इसमें जो था वो एक सबसे बड़ा ऑलिव ऑयल का एक एक्सपोर्टर था, जो नियरली 150 और 160 साल आते आते वो अपने पीक पे पहुंच गया। अब यहाँ पे स्पेन का जो ऑलिव ऑयल था वो चारों तरफ, क्योंकि उसकी क्वालिटी एक अच्छी थी, दूसरा वो उसका जो नेटवर्क था वो बहुत अच्छा था, इसलिए स्पेन का जो वाइन और ऑलिव ऑयल वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन था उसका रोमन एम्पायर के अंदर। बट बाद में आते आते क्या हो गया कि धीरे धीरे रोमन एम्पायर के बहुत सारे हिस्सों में जो कंट्रोल कम होने लगे, जहाँ पे प्रोविंसेस पे उनका कंट्रोल जब कम होने लगा, तो बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट कुछ कंट्रीज आ गए, जिसमें आपके टर्की या कुछ और भी देश थे, जो धीरे धीरे अपना एक ही प्रोडक्शन, जैसे वाइन या वीट या ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन करने लगे। और धीरे धीरे उन्होंने स्पेन के इस ऑलिव ऑयल और वाइन के मार्केट पे कब्जा करना शुरू किया। अब ये डिपेंड करता है उस समय कि किसका प्रोडक्शन कैसा कितना अच्छा है और उनका नेटवर्क कैसा है, और ठीक क्वालिटी पे डिपेंड करता था। और जिसकी वजह से स्पेन का जो एक मोनोपोली था, एक तरह से पूरे मार्केट पे अपना एक कब्जा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। ये तो हो गई कि आपके ट्रेड के ऊपर है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे खेती के लिए, क्योंकि जितने भी अर्ली एम्पायर्स रहे हैं उन्होंने कभी भी बेकार ज़मीन के लिए कभी भी उन्होंने कब्जा नहीं किया, या इसके लिए बैटल्स या युद्ध नहीं किए। उनका मेन असली मकसद ही ये होता था कि जो फर्टाइल लैंड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्पायर के टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किया जाए, कि जिससे कि खेती हो, और खेती जितना ज़्यादा बढ़ेगा एम्पायर को भी उतना ही ज़्यादा टैक्स मिलेगा, और जिससे कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। और रोमन के समय में भी ये चीज़ें थी, उन्होंने इसके पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी दिया उन्होंने, और जगह जगह उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी बनवाई, नहरें भी बनवाई, और भी बहुत सारी चीज़ें बनवाई, और खेती के लिए काफ़ी सूटेबल। और ये हाल था उस समय के रोमन एम्पायर के, जो जितने भी फर्टाइल लैंड्स थे उसमें से लगभग एक भी ज़मीन, मतलब ये हाल है कि थोड़ी भी ज़मीन खाली नहीं रखी जाती थी, यानी सारे जो ज़मीनें थी उस पर खेती होती थी। ऑन द अदर हैंड, लार्ज expanses of Roman territory were to be a much level advanced state. For example, इसमें कुछ एक चीज़ और भी थी कि जो सारे स्टेट, जो भी रोमन टेरिटरी के अंदर जो जगह थी या सिटीज थी, वो सब एडवांस नहीं थे। कुछ नंबर्स थे जो बहुत ज़्यादा एडवांस थे, दैट इज and the Roman states expanded in North Africa, the
pastures of those इस नॉर्थ अफ्रीका के इलाके में जहाँ रोमन का अपना एक कब्जा था, वहाँ पे इस तरह के लोग ज़्यादा थे, यानी चरवाहे ज़्यादा थे जो अपने जानवरों की चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को लेके जाते थे। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ रोमन एम्पायर के जो अर्बन जगह थे वो काफ़ी ज़्यादा सेटल थे और काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे, बट उसी तरह जो दूसरे इलाके थे जहाँ पे रोमन का अपना कंट्रोल था, वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के भी लोग थे जो सिर्फ पेस्टोरल लाइफ जिया करते थे, यानी चरवाहों की ज़िंदगी जीते थे। वी शुड आल्सो बी केयरफुल नॉट टू इमेजिन द बिकॉज दिस वाज द ancient world their forms of cultural and economic life were necessarily backward in primitive. On the on the contrary, diversified application of water power around the Mediterranean ये भी चीज़ थी, किंतु इसके अलावा रोमन अम्पायर ने हमें और भी बहुत सारी चीज़ दी हैं। इतना सारा चीज़ होने के बाद भी उनकी जो जगह जगह उन्होंने वाटर पावर के मील बनाए, जिसको आज के डेट में हम डैम कह सकते हैं, यानी पानी को ऊपर से गिरा के वो किसी पंखी को चला के उससे लिए अपने लिए मशीनें चलाते थे और वाटर पावर से इसके लिए उन्होंने मशीन चला के जो खुदाई होती थी सोने और चांदी की स्क्वायर उस माइनिंग से वो चीज़ निकालते थे इसी टेक्निक से starting industrial scale on which where mines were worked in the first and second century और first second century जब क्राइसिस से पहले इतना सारा उन्होंने माइनिंग और इस तरह के प्रोडक्शंस पे काफ़ी ज़्यादा और उन्होंने ध्यान दिया with the levels of output that would be not be reduced till the 19th century और 19th सेंचुरी तक ये लेवल जो है कभी कम नहीं हुआ, यानी दिन पर दिन बढ़ता ही गया। Some 1700 years later, यानी थर्ड सेंचुरी के बाद लगभग 1700 साल के बाद, the existence of well organized environment and banking networks in the widespread use of money are the indication of how began to estimate the sophisticated of the Roman economy। और इन्होंने व्यापार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क पे ध्यान दिया, चाहे इसके लिए सड़कें बनानी हो, चाहे इसके लिए बैंकिंग सिस्टम हो, और मनी का भी इन्होंने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। और इसी समय से सोने या चांदी के जो सिक्के थे, क्योंकि जो हम मनी के रूप में किसी चीज़ गुड्स को एक्सचेंज करते हैं वो आसान होता है, और सामान के बदले सामान को एक्सचेंज करना ये आसान बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि डबल कोएक्सचेंज का मैटर होना चाहिए यहाँ पे, यानी उसे भी उस चीज़ की ज़रूरत हो और हमें भी उस चीज़ की ज़रूरत हो, तभी हम सामान की अदला बदली कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे सामानों की, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। और इसके लिए रोमन्स पहले हैं जिन्होंने सबसे पहले यानी सिक्के एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज को इन्होंने यूज़ करना सिखाया, और ये रोमन इकोनॉमी का एक बैकबोन था। और मुझे लगता है कि उसी के बाद से ये धीरे धीरे सोने चांदी से होते हुए और फिर बाद में करेंसी पे आ गए। दिस raises the issue of labor and the use of slavery, और इसकी वजह से अब जैसे सामान के बदले आप सामान को खरीद सकते हैं, किंतु बहुत सारा जैसे स्लेव खरीदना है, गुलाम खरीदने हैं, तो गुलाम खरीदने के लिए आप गुलाम के बदले गुलाम को दे नहीं सकते। तो इसके लिए बेस्ट तरीका यही था कि हम किसी ऐसी करेंसी या सोने चांदी के सिक्के के बल पे हम गुलामों को खरीद के लाते थे, या और भी दूसरे बिजनेस। ये था रोमन एम्पायर का इकोनॉमिक एक्सपांसन, जो आज दुनिया को उसने बहुत कुछ दिया, और जिसके टेक्निक जो उस समय भी थे, और आज भी कुछ इस तरह की टेक्निक जो है वर्ल्ड के दूसरे कंट्रियों की, स्पेन या दूसरे जो यूरोपियन देश है, आज भी वहाँ पे पानी से चलने वाले वो बहुत सारी चक्कियाँ चलाते हैं वो लोग, मीलें चलाते हैं, लकड़ी काटने की उनकी मशीनें चलती हैं जो वाटर मिल पे आधारित है। इवन भी नेपाल में भी है कि जहाँ पे पहाड़ी है, पानी बहता है, और उससे वो लोग आटे की चक्की वगैरह भी चलाते हैं, और उसके लिए किसी दूसरे पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक।
उसके बाद दैट इज कंट्रोलिंग ऑफ वर्कर्स।